एक तरफ वक्फ एक्ट के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर प्रदर्शन की अपील की जा रही है। अब तक सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट के खिलाफ 11 याचिका दायर हो चुकी है। इन सब के बीच आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून को लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। हंगामा करने वाले कोई और नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही विधायक रहे। जब सदन में वक्फ को लेकर चर्चा की इजाजत नहीं दी गई तो फिर कागज फाड़ दिया गया, कपड़े फाड़कर प्रदर्शन करने लगे, जिसकी वजह से विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ गया। वहीं दूसरी ओर वक्फ कानून का समर्थन करने वालों को धमकी भी दी जा रही है। मणिपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राज्य अध्यक्ष असगर अली ने जब कानून का समर्थन किया तो हिंसक भीड़ ने उनके घर को जला दिया। आखिर संसद में बने कानून का साथ देने पर ऐसी गुंडागर्दी क्यों की जा रही है, ये बड़ा सवाल है। आज महादंगल में पूछेंगे, क्या संसद से पास कानून नहीं मानेंगे? क्या वक्फ कानून के विरोधियों को कोर्ट से राहत मिलेगी? सवाल यह भी है कि क्या संसद से पास कानून को लेकर फैसला सड़क पर होगा? क्या संसद में पास कानून को असंवैधानिक बताने से काम बनेगा? और सवाल यह भी है कि संसद के बनाए कानून पर विधानसभा में हंगामा क्यों है बरपा? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले आज दिन भर इस मुद्दे पर वार पलटवार कैसे हुआ है, सुनिए। कोर्ट में भी इसको परसू करेंगे, ऐसी बात नहीं है। क्या अपना सिस्टम है, मजहबी चीजें मैं नहीं इन्वॉल्व हो रहा। अब ये मैं कहूंगा, इनके ऑफिस वक्फ बोर्ड की जमीन पे हैं। लाल चौक में एक बिल्डिंग देखें, 5 करोड़ की बिल्डिंग है, 10,000 रुपया में इन्होंने देके रखी हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्करों के पास है। मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार, इनके एमएलएज, उनके रिश्तेदार, उनके लिए वो भूमि है। पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त जो माइनॉरिटीज हैं वो बहुत मुसीबत में हैं। पहले तो एनआरसी को लाके शहरियत पे एक सवाल उठाया, जब उससे भी दिल नहीं भरा तो अब उनकी जो वक्फ की जो मस्जिदें हैं उसको भी उनसे छीना गया। वक्फ संशोधन का कानून संवैधानिक अपरिहार्यताओं को पूरा करते हुए बना है, परंतु ये उनका अधिकार है कि वह न्यायालय गए। बिल के समय ही कुछ लोग न्यायालय पहुंच गए और जम्मू कश्मीर विधानसभा में जिस प्रकार से बिल फाड़ा गया है, संविधान की मूल भावना को तार-तार करने जैसा। ये एक ऐसा काला कानून लेकर के आ गए हैं जिसमें मुसलमानों की हक तलफी हो रही है। इन्होंने वक्फ का एक जाल बिछाई रखी थी बिसात। एक तो ये कि जो ये माहौल अच्छा चल रहा है इससे एक हंगामा खड़ा करवा दें, और दूसरे अमेरिका जो इनको ऊपर टैक्सेस लगा दिया है इसको भी तो दबाना है। कोर्ट में जाने का उनको अधिकार है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें कहीं भी संविधान का उल्लंघन नहीं है और संसद को पूरी ताकत है बिल को अमेंड करने की। पूरी तरह असंवैधानिक है। संविधान की अनदेखी करके गवर्नमेंट ने बनाया है। न्यायालय में चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर देगा, मेरा भरोसा है। ये सारे दल अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के रूप में न्यायालय में जा रहे हैं, इससे यह भी साफ हो गया कि इनका एक दूसरे के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। आश्वस्त हैं हम कि न्यायालय का निर्णय हमारे पक्ष में आएगा। मैं राजनीति की बात नहीं करता हूं। मैं एक बात जानता हूं, वक्फ है तो उसका मतलब है धर्मार्थ का कार्य होना चाहिए। अगर धर्मार्थ का काम नहीं हो रहा और सिर्फ मुकदमेबाजियां हो रही हैं तो इसका मतलब वहां सुधार की जरूरत है। तो सवाल पूछा जा रहा है, संसद से पास वक्फ कानून नहीं मानेंगे, सड़क पर प्रदर्शन किया जा रहा है, कानूनी दरवाजा खटखटाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 11 याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं। सत्ता पक्ष का यह कहना है कि जीत उन्हीं की होगी, तो विपक्षी दलों का कहना है कि पूरी तरह से यह गलत प्रावधान है, मुसलमानों का हक छीनने की कोशिश और कवायद है।
कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं, क्योंकि बात निकली है तो अभी बहुत दूर तक जाएगी और इसको लेकर सियासत थमने का नाम देश भर में नहीं ले रहा है और ऐसा लग रहा है आगे आने वाले चुनावों में भी इसको बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में पार्टियां अभी से लग गई हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार भाटी जी, आप प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं। राकेश सिन्हा जी, संघ के विचारक हमारे साथ हैं। तस्लीम अहमद रहमानी साहब, अध्यक्ष MPCI के आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। गौरव कपूर जी, नेता हैं आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आतिफ रशीद जी, पूर्व उपाध्यक्ष है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गौरव भाटिया जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का यह कहना है कि जब तक संशोधन पूरी तरह से निरस्त नहीं हो जाता है तब तक उनकी ये लड़ाई जारी रहेगी, चाहे सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करना हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा पहले से ही उनकी ओर से खटखटा दिया गया है। वो मानने को तैयार नहीं है संसद के इस कानून को, कह रहे हैं पूरी तरह से मुसलमानों के अधिकार पर हमला कर रही है बीजेपी की सरकार। क्या है जवाब इस पर, गौरव भाटिया जी? देखिए, क्योंकि आपने बात करी AIMIM की, तो सबसे पहले तो एक बात कह दूं, उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है। एक सांसद है उनका, एक सांसद। ये कानून संसद में पारित हुआ है और संवैधानिक तरीके से पारित हुआ है। ओवैसी जी को भी चाहिए कि उन्होंने संविधान की शपथ ली है, इसलिए संविधान का पालन करें, संविधान को तार-तार ना करें। चित्रा जी, आप मुझे बताइए, पहली बात, जब आप सर्वोच्च न्यायालय में याचिका स्वयं लगा देते हैं तो ये मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हो गया। क्या किसी सब जुडिस मामले में आप इस तरह से प्रदर्शन कर सकते हैं और साथ में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका भी लगाए रखें? इसका मतलब आपको ना देश की संसद पे भरोसा है, ना सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा है। तीसरी बड़ी बात, आप बताइए, ओवैसी जी की जो पार्टी है AIMIM, इसके तो नाम में ही मुस्लिमीन है। क्या संविधान ये इजाजत देता है कि एक राजनीतिक दल जिसके नाम में मुस्लिमीन हो, और मेरी जो समझ है कानून की, मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, ये गैर संवैधानिक है, तो वो कैसे बात कर सकता है किसी विधेयक की जो कि पारित हो गया है संसद में? चौथी बात, मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। देखिए, ओवैसी जी बैरिस्टर कहलाते हैं लेकिन वो शरियस्टर हैं। शरिया कानून पढ़ा है उन्होंने, लेकिन संविधान नहीं पढ़ा है। अनुच्छेद 111 क्या कहता है आपको मालूम है? जब कोई भी कानून पारित हो जाए संसद में, उसके बाद वो राष्ट्रपति के समक्ष जाता है और राष्ट्रपति महोदय जो हैं वो इस पे अनुमति भी दे सकती है और या इसे वापस कर सकती है। अभी राष्ट्रपति जी ने इस पे कोई निर्णय लिया नहीं है, तो आप, मैंने जैसे बताया, ना संसद पे भरोसा करेंगे, ना आप सर्वोच्च न्यायालय पे करेंगे, ना राष्ट्रपति पे करेंगे, और ना जो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद है उस पे करेंगे। इसका मतलब आपको लोकतंत्र में भरोसा नहीं, लेकिन यहाँ पर भरोसा नहीं। जो बातें MIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, गौरव भाटिया, मैंने इस सवाल दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हवाले से पढ़ा था। उनकी ओर से कहा गया है वक्फ संशोधन बिल इस्लामी मूल्यों, धर्म और शरीयत, धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता, सांप्रदायिक सद्भाव और भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे पर गंभीर हमला है। कुछ राजनीतिक दलों का भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे को दिए गए समर्थन ने उनके तथाकथित धर्मनिरपेक्ष मुखौटे को पूरी तरह से उजागर कर दिया है और बीजेपी तो पहले से ऐसी थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मैं बात कर रही थी, हालांकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की भी यही लाइन है, उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अब इस पर छोटा सा जवाब दीजिए राजकुमार भाटी जी, मैं आ रही हूँ उसके बाद आपके पास। चलिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जब अपराध बनाया ट्रिपल तलाक को, गैर संवैधानिक सर्वोच्च न्यायालय ने किया था और मोदी जी कानून लाए, अपराध बना दिया। आपको मालूम है, जब ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में बहस हो रहा था, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा था मुस्लिम महिलाएं अब परिपक्व हैं, पुरुष ज्यादा परिपक्व हैं और मुस्लिम महिलाएं अपना फैसला नहीं ले सकती। अब ऐसा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या अहमियत रखता है? एक संस्था है केवल। आज सारे करोड़ों मुसलमान देश भर में स्वागत कर रहे हैं जो ये संशोधन हुआ है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कौन होता है? दूसरी बात, आपने संविधान की करी, मेरे हाथ में संविधान है। ये कहते हैं कि जो हमारी धार्मिक आस्था है उसका यहाँ पे हनन हुआ है। अनुच्छेद 25 और 26 इनका सबसे अच्छा जो है तर्क हो सकता है। अनुच्छेद 25 में
सब्जेक्ट टू लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, इसके अधीन है। दूसरी बात, कोई भी कानून आ सकता है रेगुलेटिंग और रेस्ट्रिक्टिंग एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटी। अब आप मुझे बताइए, क्या संविधान पे चर्चा करने के लिए ओवैसी आपके चैनल पे मेरे साथ बैठने के लिए तैयार है? मैं चुनौती देता हूं, 5 मिनट में ओवैसी जी भाग जाएंगे, केवल टीवी पे बाइट देते हैं। अगर दम है तो बैठे सामने, हम लोग चर्चा करने के लिए तैयार है, और वरना न्यायालय लेकिन मुस्लिम पक्ष जिस संविधान का आप हवाला दे रहे हैं उसी संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25, 26, 29 के खिलाफ इसको बताते हुए दरवाजा खटखटा रहा है कोर्ट का। राजकुमार भाटी जी, मैं आऊंगी, एक एक टिप्पणी बाकी लोगों की ले लेती हूँ। राजकुमार भाटी जी, अब 12-12 घंटे लोकसभा और राज्यसभा में जिस बिल पर इतनी लंबी चर्चा हुई हो, 100 से ज्यादा अलग अलग दलों के सांसदों ने जिसके पक्ष और विपक्ष में तमाम तरह के तर्क दिए हों, अब उसको लेकर सड़क पर लड़ाई लड़ना, मुस्लिम समुदाय को भड़काना, ऊपर से राजनीति चमकाना, भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि दरअसल कुछ पार्टियां सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती हैं, वो गरीब मुसलमानों की कतई हिमायती नहीं है। राजकुमार भाटी, क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है लोकतंत्र में। किसी भी राजनीतिक दल को, कम से कम राजनीतिक दल को, कभी जनता की अवमानना नहीं करनी चाहिए और जन आंदोलन की अवमानना नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमने ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जन आंदोलन की अवमानना करती है, जन आंदोलन को अपमानित करती है, जन आंदोलन को गैरकानूनी बताती है, गैर संवैधानिक बताती है। ये एक बिल के खिलाफ, जो विधेयक, जो कानून संसद से पास हुआ है, उसके खिलाफ कुछ लोग प्रदर्शन करना चाहते हैं या कह रहे हैं कि हम जनता की अदालत में जाएंगे, तो इतने खराब बात या कोई ऐसा तथ्य नहीं है, और नया इतिहास में पहली बार हो रहा है। जनता संसद से पास हुए 2 कानूनों के खिलाफ तो मैं खुद आंदोलन में शामिल रहा हूं, और दोनों वापिस हुए हैं। 2014 में ये वो विधेयक लेके आए थे भूमि अधिग्रहण से संबंधित, उसके खिलाफ हम लोगों ने जंतर मंतर पर धरने दिए थे, अन्य पार्टियां भी आंदोलन में उतरी थी, कांग्रेस भी उतरी थी, और इन्हें वो विधेयक वापस लेना पड़ा था। दूसरा, कृषि कानून आए थे 3, उनके खिलाफ किसान 1 साल तक धरने पे बैठे रहे, और जन आंदोलन के दबाव में इन्हें वो कानून वापस लेने पड़े। तीसरी बात, जो अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि इनके नाम में तो मुसलमान लगा हुआ है, सीए के नाम पर हमने देखा था कितनी राजनीति चमकाई गई थी, मुसलमानों को कितना डराया गया था। भाटी साहब, सीए भी तो आया था, कहा गया था नागरिकता छिन जाएगी, मुसलमानों को देश से बाहर कर दिया जाएगा, क्या हुआ? तो वही बीजेपी कह रही है कि बरगला रहे हैं सीए की तरह इस वाले मामले में भी। नहीं, मेरे ख्याल से अगर मैं उस प्रश्न में उलझ जाऊंगा, अगर आप समय देंगे तो उसका जवाब भी दूंगा। लेकिन मैंने 2 उदाहरण दिए ना कि जन आंदोलन के कारण वापस लिए गए बिल। अब ये तो इन्हें गौरव भाटिया को बताना चाहिए था कि कुछ बिल ऐसे भी हैं जो वापस नहीं लिए गए, लेकिन जब आप इस पर पूछेंगे, लेकिन मैं भटक जाऊंगा, मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूं। ये कह देना कि किसी संगठन के, हालांकि मैं MIM को भारतीय जनता पार्टी के ही एक सहयोगी संगठन मानता हूं, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों सांप्रदायिक पार्टी हैं, मैं उससे पूर्णतः सहमत नहीं हूं, उस पार्टी को समर्थक नहीं हूं। लेकिन ये कह देना कि किसी पार्टी के नाम में मुसलमान है इसलिए वो खराब हो गई, फिर तो विश्व हिंदू परिषद भी है इस देश में जो आपका ही सहयोगी संगठन है, RSS की एक शाखा है, उस पर भी बैन लग जाना चाहिए, उसके नाम में हिंदू आता है। इस तरह के कुतर्क नहीं दिए जाने चाहिए। कोर्ट से, ये इससे संसद से किसी बिल कानून का पास हो जाना अंतिम निर्णय नहीं होता है। संसद में तो जिसका बहुमत है वो पास कर ही लेते हैं। पहली बात तो संसद में बहस हुई थी, विपक्षी दलों की भावनाएं सुनी जानी चाहिए थी, उन्हें समझना चाहिए था कि क्यों विरोध कर रहे हैं। फिर इस पर एक JPC बनी थी, JPC में विपक्षी दलों के सांसदों ने जो सुझाव दिए वो नहीं माने गए। अब तीसरा रास्ता यही बचता है कि जनता की अदालत में जाया जाए और लोग आंदोलन करें। ये कोई खराब वो नहीं है कि आंदोलन। और एक बात और मैं याद आ गई मुझे कि सब जुडिस मामला है, सब जुडिस मामले पे जन आंदोलन नहीं होना चाहिए। इस देश में सब जुडिस मामले पे सबसे बड़ा और सबसे लंबा आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अयोध्या के मामले पे, अयोध्या का मामला सब जुडिस था, कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, उसके बावजूद ये रोज सड़कों पर जुलूस निकालते थे और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बाद देखा था। लेकिन चूंकि आपने कृषि कानून का हवाला दिया और एक और बात आप कह रहे थे, उस पर गौरव भाटिया जी आप जवाब दे दीजिए, फिर तस्लीम साहब मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। गौरव भाटिया जी वो कह रहे हैं कि जब जिसके पास ताकत होती है सदन के भीतर, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है पास करवा लेने में बिल, लेकिन जनता की अदालत में जाकर कई बिलों को वापस होते हुए भी इसे देश ने देखा है। इस पर भी वह वही उम्मीद जता रहे हैं।
देखिए, ऐसा है, उम्मीद तो सपा के नेता और प्रवक्ता बहुत जताते हैं, लेकिन क्या हुआ, इन्होंने कहा जनता ही जनार्दन है, हम भी मानते हैं। 2017, 2022, 2014, 2019, 2024 भाजपा जीती, साइकिल हारी। क्या इन्होंने जनादेश का सम्मान किया? नहीं, इन्होंने हमेशा ईवीएम पे ठीकरा फोड़ा। दूसरी बात, जब वक्फ का बिल आया और जेपीसी बनी, आपने अखिलेश यादव को प्रदर्शन करते देखा था रोड पे? करीब 8 महीने का समय था, कोई प्रदर्शन तब इन्होंने नहीं किया। ये चाहते हैं मुसलमानों को तो पिछड़ा रखें, वोट बैंक बनाए रखें, और वैसे यहां पे आके ज्ञान देने लगते हैं। और इनको ज्ञान की कमी कितनी है आप देखिए। इन्होंने वीएचपी की बात तुलना कर दी एआईएमआईएम से। इनको ये भी नहीं पता है, जब पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर होती है अलॉटमेंट ऑर्डर में, तो चित्रा जी वो कहती है कि मैं संविधान के प्रति पूरी निष्ठा रखूंगी। अब वीएचपी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो निष्ठा रखते ही अलग बात है, लेकिन वो पार्टी नहीं है। एआईएमआईएम पार्टी है, और क्या मजबूरी है, एआईएमआईएम को यहाँ के डिफेंड करते हैं। और अंत एक बात कहूंगा, प्रदर्शन करना अधिकार है, लेकिन किसी एमएलए को पीट देना विधानसभा के पटल पे, किसी आदमी का घर जला देना, संभल में एक 70 साल के मुस्लिम बुजुर्ग को मारना क्योंकि वो समर्थन कर रहा है, ये किस तरह का हक है? कौन तय करेगा कि आपकी विचारधारा सही है या जो पारित हुआ है संसद में बिल वो सही पारित हुआ है? अगर इनका विरोध करे मुसलमान तो उसको पीटो, हिंसा करो, लोकतंत्र को रोक दो, प्रदर्शन रोड पे करो। ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता है, ठीक है, लाज लज्जा से चलता है। और अंत करूंगा, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष असगर का मणिपुर में घर भी जला दिया गया है, सिर्फ उन्होंने वक्फ एक्ट का समर्थन कर दिया था, तो ये इस तरह की स्थिति भी बनी हुई है। तस्लीम अहमद रहमानी साहब, अब मैं आपके पास आते हुए, सदन से पास हो गया है, कोर्ट का दरवाजा जब खटखटाया जा चुका है, तो सड़क पर प्रदर्शन करने की वजह क्या है? और दूसरी तरफ देखिए, आरिफ मोहम्मद खान जी हैं, आप पहले मंत्री भी रह चुके हैं, उसके बाद केरल के राज्यपाल रहे, अभी आप बिहार में हैं। उनकी ओर से एकदम स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि इसको जो रूप देने की कोशिश की जा रही है कुछ संगठनों की ओर से, वो पूरी तरह से गलत है। और कुछ उदाहरण भी उन्होंने दिए हैं जो मैं आपके सामने रखूंगी, फिर आप अपना जवाब दीजिएगा। वो कह रहे हैं 1980 में मुस्लिम महिला सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था। इसमें कहा गया था अगर तलाकशुदा महिला की देखभाल करने वाला कोई नहीं है तो उसे वक्फ बोर्ड की ओर से भत्ता दिया जाएगा। 2 साल बाद मैंने संसद में पूछा कि वक्फ बोर्ड ने क्या प्रावधान किया है और तलाकशुदा महिला को भत्ते के रूप में कितनी राशि अब दी जाती है, जिसके बाद जवाब दिया गया कि किसी भी वक्फ बोर्ड ने 1 पैसे का प्रावधान नहीं किया है। वक्फ बोर्ड की हालत यह है कि उसके पास संपत्ति तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके पास वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं। ये गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने और भी तमाम उदाहरण दिए हैं, और वो कह रहे हैं कि गरीब मुसलमानों की ये पूरी तरह से हक में है। इसको लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। तस्लीम रहमानी जी। देखिए चित्रा जी, हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है बहुत ही मैच्योर और बहुत वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, और नई नहीं है, 75 साल हो गए अब इसको, है ना। और 75 साल में डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को जितने भी मराहिल से गुजरना चाहिए गुजरी है। हमने 110 से ज़्यादा अमेंडमेंट देखे हैं इसमें, और उन अमेंडमेंट्स के खिलाफ कोर्ट में जाना और प्रोटेस्ट करना ये भी सब देखा है। ये सब जुडिस मामले में भी गए, तो सारी मिसालें सबके सामने हैं। तो अब इस खास मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो ये रुख बन गया है कि डेमोक्रेसी को, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, आवाम के आवाज़ को दबाना चाहती है। आप देखिए 370 जब पास किया गया था, उसके 2 दिन पहले पूरी की पूरी कश्मीर के स्टेट को, जो उस वक्त स्टेट था, कैसे पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की छावनियों में बदल दिया गया, और उसके बाद 6 महीने तक घरों से बाहर नहीं निकलने दिया गया लोगों को। तो कानून पास करवाना मारा गया था, उसके बाद भी 6 महीने तक लोग घरों में कैद थे। करना चाहिए सर, वो तो जब बुरहान वानी मारा गया था तब भी 6 महीने तक लोग घरों में कैद थे। बिल की बात नहीं है, बात कश्मीर के हालात की। अगर आप 370 से अगर आप तुलना करेंगे तो फिर हालात वहां पर 6-6 महीने के लिए वहां पर तो इंटरनेट बंद ही रहता था सर। कई बार ऐसा हुआ, हम लोगों ने खुद ही जाकर रिपोर्टिंग की थी वहां पर। कम से कम अब 370 के बाद तो ऐसी स्थिति नहीं बनी ना। कर रही हैं। हाँ चित्रा जी, आप एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को एक टेररिस्ट मूवमेंट के साथ कंपेयर कर रही हैं, और मैं समझता हूं ये मुनासिब नहीं है। एक बात। दूसरी बात, काली पट्टी बांध के मुजफ्फरनगर में लोग गए, क्या ये हक नहीं है लोगों का?
उस किस खुशी में पुलिस ने उनको बुला लिया और कोर्ट में बुला लिया और मुचलके करने शुरू कर दिए। 10-10 लाख रुपए के नोटिस दिए जा रहे हैं जो लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं। क्यों? आपने एक मिसाल दे दी, वो गलत है कि जिसने भी क्या गलत किया, अल्लाह बेहतर है, FIR होनी चाहिए, लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए जिसने 70 साल के आदमी को पीटा, या जिसने कश्मीर असेंबली में अगर ये हुआ जो दिखाई दे रहा है तो उनको भी वहां स्पीकर को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई वक्फ बिल के खिलाफ बोले तो उसको आप 10 लाख रुपए का नोटिस दे देंगे, उसे आप घर में नजरबंद कर देंगे। ये कौन सा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है? ये ठीक नहीं है। दूसरी चीज, अब वक्फ बिल पे आई है, आरिफ मोहम्मद खान साहब जो फरमा रहे हैं, पहली चीज मैं खुद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उन मामलात से मुत्तफिक नहीं हूं, चाहे वो शाहबानों का केस हो जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने गलत किया था, ट्रिपल तलाक का केस हो जिसमें पर्सनल लॉ बोर्ड का एफिडेविट झूठ था, गलत था, और उस सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया बिल्कुल ठीक फैसला था। तो मैं पर्सनल लॉ बोर्ड, अभी भी जो पिटीशन एक दिन पहले अवैसी साहब ने डाल दी साइन होने से बहुत जल्दी, मैं पिटीशन खुद डालने वाला हूँ, लेकिन मैं पूरा रिसर्च वर्क करके लिख पढ़ के जो ऑथेंटिक होगा वो करेंगे। पूरे के पूरे बिल को मैं भी खारिज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बिल की वो जो क्लॉजेज हैं जो पूरे के पूरे वक्फ को के कैरेक्टर को ही खत्म कर दे, उसकी मुखालफत तो करनी पड़ेगी, वरना तो वक्फ इस मुल्क में बाकी नहीं रहेगा। तो वो गरीब लोगों को नहीं मिल रहा उसका हक, उसमें करप्शन है, ये सब सही है, लेकिन उस करप्शन को दूर करने के जो तरीके सरकार ने सुझाए हैं उससे न सिर्फ ये कि करप्शन दूर नहीं होगा बल्कि पूरा का पूरा वक्फ बोर्ड ही दूर हो जाएगा। एक बार राकेश सिन्हा जी से जवाब ले लेती हूं, गौरव भाटिया जी उसके बाद आप आइएगा। इसकी मुखालफत अगर कोई कर रहा है, ठीक है, अब बिल्कुल अगर कोई मुखालफत कर रहा है तो वो लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध जता रहा है। राकेश सिन्हा जी वो कह रहे हैं देखिए न जाने कितने लड़कों को 10-10 लाख रुपए का नोटिस पकड़ा दिया गया है। अगर कोई सड़क पर उतर कर कोई बिल है जिसको लेकर सरकार आई और एक तबका उसको नहीं मान रहा है तो उसको प्रदर्शन करने का अधिकार तो है ना, या उसको भी रोक देगी सरकार? राकेश सिन्हा जी, और ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो भरोसा कायम करे उन लोगों के भीतर जिनके अंदर अभी भी इस बात को लेकर एक विश्वास पैदा नहीं हो पाया है। चित्रा जी, लोकतंत्र में विरोध करना, प्रदर्शन करना उसका इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न हिस्सा है, लेकिन लोकतंत्र में जनता को भड़काकर सिविल वार की नौबत लाना यह घोर निंदनीय कार्य है। आप एक चीज़ बताइए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट में शाहीन बाग का जो पूरा मकसद आया था, मामला आया था, इतने दिनों में किस मुसलमान की नागरिकता छिन गई? पूरा मूवमेंट किस आधार पर था बताइए? जो एक 80 साल की बूढ़ी औरत जो मूवमेंट में आई थी बेचारी, वो क्या कह कर आई थी कि तुम्हारी जमीन जायदाद छिन जाएगी, नागरिकता छिन जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे। जो यंग लड़का आया वो क्या सोच कर आया कि आगे आने वाले समय में उसकी नागरिकता छिन जाएगी। मोदी जी के रिजिम में 50 लोग यूपीएससी कम्पीट कर रहे हैं जो आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में नहीं हुआ, और कह रहे नागरिकता छिन जाएगी। ठीक उसी प्रकार 3 बात मैं इसको बोलता हूँ, ये कोई भी मुस्लिम नेता इसको गलत कह दे कि 12,000 करोड़, जो मैं पहले आपको 12,000 करोड़ रुपए की आमदनी, एनुअल आमदनी इससे होनी थी, शाश्वत कमेटी ने कहा, और 163 करोड़ होता है, 163 करोड़ एनुअल आता है, 12,000 करोड़ आना था। यह शाश्वत कमेटी का गठन यूपीए सरकार में मनमोहन सिंह जी ने किया था। एक, अब बताइए अगर मोदी जी 12,000 करोड़ ला रहे हैं तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ला रहे हैं, या हिंदुओं के ला रहे हैं, या तिरुपति के मंदिर के लिए ला रहे हैं? उससे तो मुसलमानों के पास ही जाएगा। हाँ, वह जिनके पॉकेट में जाता है नहीं जाकर सामान्य मुसलमान, जो सामान्य व्यक्ति रोड पर है वो जाएगा। दूसरा बता दें, कोविड काल में जो मुसलमान बच्चे ऑर्फन हुए उनको वक्फ बोर्ड ने क्या किया? इतने वर्षों से जो डिवोर्सीज हुई हैं, जो तलाकशुदा हैं, या जिनके पति का निधन हो गया, इतनी कितनी महिलाओं को इन्होंने मदद की है वक्फ बोर्ड के लिए जो असाइंड वर्क था, जो वक्फ बोर्ड स्वयं क्लेम कर। 2, तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि 1995 के बहस में मुर्शिदाबाद से कांग्रेस के मेंबर, सीपीएम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा था, जब अमेंडमेंट बिल यूपीए सरकार लाई थी, कि भाई इसका सेकुलर कैरेक्टर तभी बना रहेगा जब इसके मैनेजमेंट में जो सिविल लॉ का हिस्सा है, जब नॉन मुस्लिम भी रहेंगे। बताइए, वो जब सीपीएम वहां कह रही थी तब तो ठीक था, तब राहुल गांधी की पार्टी को ठीक लग रहा था। आज भारतीय जनता पार्टी ने उसके एक सेकुलर कैरेक्टर को खड़ा किया है। भाई ये देश सेकुलर देश है, इस सेकुलर देश में कहेगा मुसलमानों के लिए मुसलमान, फॉर द मुस्लिम, ऑफ द मुस्लिम, बाय द मुस्लिम, यह नहीं चलेगा।
फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल चलेगा। डेमोक्रेसी का मतलब यह होता है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा। ठीक है। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जो कह रहे हैं वक्फ को समाप्त करेंगे, एक बात चित्रा जी मैं बता दूं आपके जो सुन रहे हैं उनको प्रबोधन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा इंडेक्स ही बदल गया है, हम खेल का मैदान ही बदल गया है। 1954 में जो बिल आया था, पूछिए किसने वक्फ की मांग, किसी ने नहीं मांग की। एक प्राइवेट मेंबर बिल था, उसका लॉ मिनिस्टर सिलेक्ट कमेटी में भेज के चेयरमैन बन गए, उसको सरकारी बिल बना दिया एक तरह से, और वक्फ बिल आए। उस वक्त जो उदाहरण दिया था वो सबको पढ़ना चाहिए। मैं इसलिए कहता हूँ आपका डिबेट प्रबोधन के लिए होता है, इनलाइटनमेंट के लिए होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं तो लोग कहेंगे आप 54 में क्यों जा रहे हैं, तो कहाँ जाएं, अगले महीने का डिबेट करते रहें। 54 के उसमें कहा था, पस्सर जी थे, जलगांव के एमपी थे, ऐसे कई लोग थे। काने साहब थे जो बड़े सोशोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि भाई मुंबई पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए है, क्यों अलग से बना रहे हैं वक्फ बोर्ड। हाँ। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अभी जो अमित शाह जी ने जो अमित शाह जी ने कहा कि भाई आपके धार्मिक मामलों में मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन इसका दुरुपयोग, इसके लोकतांत्रिकरण और इसका सही प्रबंधन, इसमें सरकार ने हस्तक्षेप किया। क्या पार्लियामेंट को इतना भी अधिकार नहीं है? ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इतिहास में की गई गलतियों को मौजूदा बीजेपी की मोदी सरकार दुरुस्त करने का काम कर रही है। मैं आपके पास आऊंगी, जल्दी से गौरव कपूर जी को भी दिखा दीजिए, एक टिप्पणी ले लेती हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के आप नेता हैं और आज तो जबरदस्त तरीके से एक तरफ जहां पर बिल फाड़ दिया गया सदन के भीतर, तो एक लोगों ने अपना जैकेट ही फाड़ दिया, इनके विधायक ने। अब गौरव कपूर जी, आप ही की सरकार है वहां पर, आप ही के स्पीकर, वहां पर बिल फाड़ा जा रहा है, वहां पर जैकेट फाड़ देने से क्या हो जाएगा गौरव कपूर जी? ये तो संसद से पास कानून है ना, संसद ने पास किया है, इसको लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। देखिए चित्रा जी, मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ। आज जो आप जम्मू विधानसभा असेंबली में जिसकी आप बात कर रहे हैं, आप देखिए वहां हमारा एक फंडामेंटल राइट है कि जम्मू कश्मीर की पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी स्टेट्स हैं सबकी असेंबली जो है वो वहां आप अपनी बात को रखते हैं, जहां पे आपका मसला जो है जिसको आप उजागर करते हैं। आप देखिए हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि वहां असेंबली में हम चाहते थे इसके ऊपर डिबेट हो, इसके ऊपर रेजोल्यूशन हमने लाया था कि हम चाहते हैं कि वक्फ बिल जो पास किया है पार्लियामेंट ने उसके ऊपर वहां बहस हो, उस पर डिस्कशन हो। आप देखिए, आप मुझे बताइए, एक चीज मैं आपको स्पष्ट करना चाहूं, जहां पे ये इस तरीके का ये जो देना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान की राजनीति तो भाजपा तो शुरू से करती आई है। देखिए जहां ये आज बात कर रहे हैं, आज इस बिल को जब सभा में, लोकसभा में पास किया गया तो 280 से ऊपर एमपीज थे जिन्होंने इसके अगेंस्ट जो है वो वोटिंग की। इट्स मीन के हिंदुस्तान की 40% वो लोग हैं जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, 40% से ऊपर, वो क्या सारे मुस्लिम्स नहीं है, उसमें हिंदू कम्युनिटी के भी लोग भी हैं। तो इसलिए आप मत ये सोचिए कि इसको ये कोशिश करें चाहे हिंदू मुसलमान रंग देने की, लेकिन लोग विरोध में अगर वोट करते तो लोकसभा से पास कैसे हो जाता है सर? कहां से लेकर आते हैं ये आंकड़े आप? हाँ, पास हुआ है क्योंकि आंकड़े उनके पक्ष में थे, तभी तो थे, और आपके आंकड़े गलत है, मैं दुरुस्त कर देती हूं। लेकिन आप ये भी तो देखिए 230 से ज्यादा तो इसके अगेंस्ट वोटिंग हुई। हाँ, तो हिंदुस्तान की 40% जो अवाम है उसके नहीं, लेकिन आप ये चीज भी तो देखिए, आप ये मत देखिए कि इसको पूरे फुल मेजोरिटी से कोई 500 प्लस से एमपीज ने इसको एक्सेप्ट किया है। अच्छा, हमारे दर्शकों को बताइए 500 प्लस से वो कौन सा बिल है जो लोकसभा से पास हुआ है? आज दर्शकों की जानकारी के लिए, मेरे पास नहीं है जानकारी, आप बता दें। हाँ, 500 प्लस वोट कौन से बिल को मिला है गौरव कपूर जी, बताइए आप। नहीं, मैं नहीं कह रहा, लेकिन जिस हिसाब से ये लोग कह रहे हैं, आप आप इस एंगल को क्यों नहीं देखा जा रहा कि जिस एंगल में मोर देन 40% रिप्रेजेंटेटिव्स एमपीज जिन्होंने इसके अगेंस्ट वोट किया है, तो उसमें सारे मुस्लिम तो नहीं है, उसमें भी तो है जो अलग कम्युनिटी से, हिंदू कम्युनिटी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। लेकिन जहां तक आप जम्मू कश्मीर की बात करते हैं असेंबली की, वो तो हमारा फंडामेंटल राइट था, हम चाहते थे उसको, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक स्टेट ऐसी है हिंदुस्तान की जो मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है, तो वहां के रिप्रेजेंटेटिव जो है वो अपनी बात को रखना चाहते थे, वहां बिल्कुल उनको सुनना चाहिए था, उनको बात करनी चाहिए थी, लेकिन ये बीजेपी बिल्कुल चाहती नहीं थी उसके ऊपर किसी इस तरीके की डिबेट हो, तभी तो उन्होंने वहां अंदर सिस्टम डायरेक्ट डिस्टर्ब किया ताकि इसके ऊपर कोई डिस्कशन ना हो पाए। आप जो भी था, हम अगर आज बात करना, हमने रेजोल्यूशन लाया
2 दिन पहले हमने मीटिंग की, उसमें हमने 2 रेजोल्यूशन अपने पास किए। और आपने यहाँ ये अभी मैं देख रहा था भाटिया साहब बात कर रहे थे फंडामेंटल की बात कर रहे थे, फंडामेंटल राइट से डेमोक्रेटिक वे है हिंदुस्तान में। आप देखिए कुछ दिन पहले जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो सरकार बनी उसके और एलजी प्रशासन के बीच डिवीजन हुई कि कौन से कितने हद तक आप देखेंगे, कितने हद तक हम देखेंगे। लेकिन इन्होंने जम्मू कश्मीर की उस चीज में जाके इंटरफेयर किया एलजी सरकार में जो उनके डोमेन में आती नहीं थी। तो 48 से ज्यादा ऑफिसर्स की ट्रांसफर कर दी गई अपनी पावर का मिसयूज करते हुए। सर ये सारी चीजें तो आप इलेक्शन के पहले की बात बता रहे हैं ना, ट्रांसफर कर दिया गया, ये कर दिया गया। मैं बिल पर आ जाती हूँ। मेरा ये सवाल है कि आप लोग सदन में चाहते थे, आपके स्पीकर, आपके मुख्यमंत्री, आपकी पार्टी, बहुमत आपका है, उसके बावजूद आप आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। लेकिन उसी मैं दूसरी तरफ ले लेती हूँ जवाब आतिफ रशीद जी, पूर्व उपाध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के। आतिफ रशीद जी, मुसलमानों के भीतर एक भरोसा पैदा करना होगा जिसको लेकर सरकार क्या अभी तक नाकाम नजर आ रही है, इस वजह से ये हालात बने हैं देश के भीतर। देखिए चित्रा जी, बात असल में ये है कि जिस दिन ये पार्लियामेंट में बिल पेश किया गया उस दिन से तथाकथित कुछ वक्फ बोर्डों के ठेकेदार, मुसलमानों के ठेकेदार, चाहे उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या और ऐसी तंजीमें हो, उन्होंने गली गली गांव-गांव घूमना शुरू करा। माइक लेके कंधे पे, बहुत सारी वीडियो आपने देखी होगी कि ये आपकी संपत्ति छीनने के लिए कानून लाया जा रहा है, आपकी मस्जिदें छीनने के लिए कानून लाया जा रहा है, आपकी जो है कब्रिस्तान छीनने का कानून लाया जा रहा है। मैं एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ चित्रा जी कि वक्फ बोर्डों की पूरे हिंदुस्तान में 8.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है और तकरीबन 37,000 एकड़ है। उसमें से केवल 14% संपत्ति पे ही दरगाह, कब्रिस्तान और मस्जिद है। बाकी 86% संपत्ति जो है वो कमर्शियल है और बिल्कुल प्रोमिनेंट ऐसी लोकेशन पर है जिसका किराया, जिसका रेंट करोड़ों खरबों रुपए में होना चाहिए। मैं एक उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं कि दिल्ली में, मेरी आवाज आ रही है चित्रा? बिल्कुल आ रही है, बोले। हेलो, आ रही है सर, बोलिए। हेलो जी, चित्रा जी, दिल्ली में ये ताज होटल है। दिल्ली का ताज होटल भारत सरकार की जमीन पर है और वो भारत सरकार को 150 करोड़ रुपए ईयरली का वो देता है किराया जी। वहीं बेंगलोर में आईटीसी का एक होटल है, वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। आपको जानकर हैरानी होगी, वो अब से कुछ समय पहले तक तो 12,000 रुपए महीना किराया देता था वो आईटीसी होटल, 12,000 रुपए महीना। अब जाके वो 50,000 रुपए महीना हुआ है। आप समझिए पूरे हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जितनी इनकम है उतनी इनकम एक अकेला दिल्ली का ताज होटल देता है। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है? अभी आप इनको सबको प्रॉब्लम है कि वक्फ बोर्ड में हिंदू आ जाएगा। हज कमेटी, हज से पवित्र यात्रा तो कोई नहीं है ना। हज कमेटी में 4 मेंबर हैं हिंदू, वहां पर किसी को क्यों ऑब्जेक्शन नहीं हुआ? उसमें 4 मेंबर हैं हिंदू। हज का सारा काम पहले स्मृति ईरानी जी देख रही थी, आपको उसमें क्यों ऑब्जेक्शन नहीं हुआ? अभी किरण जी देख रहे हैं, आपको उसमें क्यों ऑब्जेक्शन नहीं हुआ? गैर मुस्लिम है वो तो। बात यह है कि असल में हज कमेटी में फाइनेंस इन्वॉल्व नहीं है। आप किसी भी विरोध करने वाले से अगर चित्रा जी पूछेंगे कि आपको विरोध किस बात का है, तो उनको 2 ही पॉइंटों पर ऑब्जेक्शन है कि इसमें सीएडी क्यों इन्वॉल्व कर दी गई, एक बात। दूसरा इन्वॉल्वमेंट ये कि आपने इसमें हिंदू मेंबर बार बार पार्लियामेंट के पटल पर गृह मंत्री जी ने, अन्य लोगों ने, आप जो अमेंडमेंट आया है उसको पढ़िए ना। ठीक है। आज सच्चर कमेटी ने 2006 में ये कहा था कि जितनी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उससे 12,000 करोड़ रुपए की इनकम एक साल में जनरेट हो सकती है। आप सोचिए, क्या किसी वक्फ बोर्ड भिखारी बना हुआ है? हर राज्य का वक्फ बोर्ड, आप न इमाम को तनख्वाह दे सकते हैं, ना मौजिन को तनख्वाह दे सकते हैं, ना आप कब्रिस्तान का देख रखाव कर सकते हैं। इवन वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉइयों को 6-6 महीने 8-8 महीने तनख्वाह नहीं मिलती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुस्लिम चेहरे हैं ना आतिफ रशीद साहब, जो ये कह रहे हैं कि हमारे मस्जिदों पर हमला है। देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं मुबारक गुल, वो कह रहे हैं ये हमारे धर्म का मसला है, इस पर बहस होनी चाहिए। ये कानून हमारी मस्जिदों पर सीधा हमला है और अगर इस पर बहस नहीं होने दी तो लगातार हम हंगामा इसी तरह से बर्पा कर रखेंगे। वो इसको मस्जिदों पर हमला करार दे रहे हैं। मुझे बताइए, हंगामा में कैसे 14% संपत्ति पर केवल मस्जिदें और कब्रिस्तान है। 86% जमीनें जिनसे छीनी जाएंगी दिल्ली में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, कर्नाटका में, कोलकाता में,
जिन्होंने 1 रुपए के पट्टे पर 1 करोड़ रुपए महीने की जमीन 1 रुपए के पट्टे पर 100 साल की लीज पर ले रखी है, उनको खतरा है इस वक्फ एक्ट से, उनको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि अब इसमें सीएजी आ गई, अब उनको जवाब देना पड़ेगा ना। ठीक है। दिल्ली में आईपीओ की प्राइम लोकेशन जिसका 100 करोड़ रुपए महीना किराया होना चाहिए, वो सिर्फ 100 रुपए महीना किराए पे क्यों दी गई है? वहां पर वक्फ की स्थापना किस लिए हुई थी चित्रा जी? वक्फ की स्थापना इसलिए हुई थी कि मुस्लिम विडोज को भत्ता मिलेगा, जो मुस्लिम यतीम बच्चे हैं उनको उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाया जाएगा, उनके स्कूल बनेंगे, उनके अस्पताल बनेंगे। जवाबदारी तय करनी पड़ेगी ना। अब आपने 1 रुपए के पट्टे पर 100 करोड़ रुपए महीने की जगह 1 रुपए के पट्टे पर 100 साल के लिए उठा ली। बताइए अब आपने यहाँ से कितने स्कूल खोले, बिल्कुल कितने कॉलेज खोले, वाजिब सवाल है ये। बेवाओं को आपने बता दिया, उनके पास जवाब नहीं है। बिल्कुल, तो उनको एक्चुअली उनको प्रॉब्लम है। इस डिबेट को थोड़ा सा बिल की तरफ भी रोक लेना। वक्फ के इतने कीड़े निकाल रहे हैं, तो आप वक्फ को रिपील कर देते ना। इतनी तकलीफ है तो आप रिपील कर देते ना, रिपील कर देना चाहिए था ना, अगर इतने ज्यादा मसाइल है आपको। देखिए चित्रा जी, 2 बातें बहुत खास बार बार कही जा रही है, हर डिबेट पे कही जा रही है, 12,000 करोड़ रुपए और सच्चर कमेटी जी। अब 70% से ज्यादा प्रॉपर्टीज डिस्प्यूटेड है, उनमें से कहां से, और वो वही है जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज है। बस मिसाल के तौर पर दिल्ली की 123 प्रॉपर्टी अब डिस्प्यूटेड है। अभी आप वक्फ बाय यूजर ले आए, आज ही इलाहाबाद में सालार मसूद की दरगाह को डीएम ने कह दिया ये तो सरकारी जमीन है, और जिस दिन कह दिया सरकारी जमीन है उस दिन से टाइटल खत्म वक्फ का, जब तक फैसला नहीं होता। कितनी प्रॉपर्टी। दूसरी बात ट्राइबल एरियाज में आपने हाफ ऑफ द कंट्री स्टेट, आधी रियासतों में मुल्क की ट्राइबल का नाम लेके आपने वक्फ को वहां बिल्कुल डिसमेंटल कर दिया। पूरे नॉर्थ ईस्ट पे, क्या मणिपुर में नहीं है वक्फ की प्रॉपर्टीज? नहीं है मणिपुर में, त्रिपुरा में नहीं है, असम में नहीं है, नागालैंड में नहीं है, मणिपुर में क्या लक्षद्वीप पूरा का पूरा हंगामा बरपा, बीजेपी के वहां के अध्यक्ष ने समर्थन क्या कर दिया, उनका तो घर ही जला दिया गया। ये तो हाल है। वक्फ बिल का विरोध करते करते हम किसी के घर तक पहुंच जा रहे हैं, उनका घर जला दे रहे हैं। ये तो स्थिति बन गई है इस देश के भीतर। आपने आर्काइव्स को, आपने एएसआई को पूरा का पूरा इख्तियार दे दिया कि जो मस्जिदें या दरगाहें एएसआई के अंडर में है, वक्फ ने मैनेज करना था, अब वक्फ मैनेज कर रहा है, वो आपने उससे कहां से आएगी? तो मुझे ये तो बताएं, जो हमारे मोहतरम सांसद जी फरमा रहे हैं कि वक्फ की आमदनी बढ़ाना चाहते, ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं बच रही, आप आमदनी कैसे बढ़ाएंगे? वो जरा बिल में उसके प्रोविजंस बता दीजिए। वक्फ बाय यूजर को जब आप खत्म कर देंगे, एएसआई को आप वक्फ की जमीनें दे देंगे, आप उठा के ट्राइबल्स के इलाकों में से जमीनें आप वापस ले लेंगे, तो आमदनी कैसे बढ़ेगी? वक्फ की प्रॉपर्टीज खत्म होगी। प्लस आपने कलेक्टर साहब को इख्तियार दे रखा है पूरा का पूरा उठा के कि जिस जमीन पर कोई डिस्प्यूट आए उसी वक्त टाइटल खत्म कर दे उसका, फिर 2 साल 5 साल 10 साल जब भी फैसला होगा तब तक वो टाइटल खत्म। राकेश जी, मैं आपके पास आऊंगी, गौरव भाटिया से इसका जवाब ले लेती हूँ। गौरव भाटिया जी, कोई प्रोविजन बता दे। ठीक है, वक्फ बोर्ड के सारे वो क्या पूरा वक्फ बोर्ड ही आप खत्म करना चाहते हैं? आपकी तो सब पर नजर है ना। डिफॉल्ट कर दिया। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ रहमानी साहब। गौरव भाटिया जी, देखिए, सबसे पहले तो अनुच्छेद 370 जब संशोधित हुआ तो इन्होंने कहा कि ये नुकसान करेगा। आज कश्मीर में कोई हाथ में गुम्मा नहीं उठाता है, वहाँ पत्थरबाजी खत्म हो गई, वहाँ पे अब लोग किताब पढ़ते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। इन लोगों का दर्द ये है, इन्होंने उसको भी चुनौती दी थी सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि वो संवैधानिक है। एक बड़ी बात मैं कहता हूँ चित्रा जी, कोई भी कानून संवैधानिक है या नहीं है, ये तय करने वाली कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, कोई नागरिक भी नहीं है। या तो सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा या उच्च न्यायालय करेगा। दूसरी बात, इन लोगों को ये भी नहीं पता है कि जम्मू कश्मीर में हम सब जानते हैं असेंबली का स्पीकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आया और उसने क्या कहा, रूल 58, रूल 58 वो कहता है नो मैटर विच इज सब जुडिस कैन बी ब्रॉट अप फॉर एडजर्नमेंट। कोई भी ऐसा विषय जो कि अदालत में लंबित है उस पर चर्चा नहीं होगी, ये रूल 58 कहता है। अब स्पीकर महोदय बता रहे हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एमएलए हैं, हिलाल लोन, सलमान सागर, ये लोग कपड़े फाड़ रहे हैं। क्या ये उचित है?
क्या ये संसद की परंपरा के अनुसार है? आप मुझे बताइए, इससे पहले जब अनुच्छेद 370 पे चर्चा हुई तो हमने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद ने अपने कपड़े फाड़ लिए थे। कपड़े फाड़ने से कुछ नहीं होता है, आपकी जाहिलियत सामने आती है। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, धर्म के आधार पे 1947 में ये देश बटा था जी। दोबारा धर्म के आधार पे ये देश नहीं बटेगा, बल्कि संविधान के गोंद से हर नागरिक जुड़ा हुआ है। ये देश नहीं बटने जा रहा, आपको गलतफहमी है। देश नहीं बटने जा रहा, किया जा रहा है, देश हरगिज नहीं बटेगा। आप बेफिक्र रहिए, आप अगर ताकत में रहे तो ये खतरा होगा। आपकी ताकत कब होगी तब तो देश यकीनन नहीं बटेगा। इसीलिए इनको देश पर हमको पूरा यकीन है कि नहीं बढ़ेगा। ठीक है, उनकी बात पूरी हो जाए। गौरव भाटिया जी की बात पूरी हो जाए। रहमानी साहब आ रही है, उनकी बात पूरी हो जाए। इज्जत वो देते हैं जिनकी अपनी इज्जत हो। ये गलत बात है। बोले नहीं बोलेंगे वो, बोलिए। इज्जत देने का काम इज्जतदार लोग ही कर सकते हैं। देखिए, ठीक है सर, बिस्तर की मैं जो बात कह रहा हूं, मैं जो बात कह रहा हूं पूरी स्पष्टता से, ईमानदारी से कह रहा हूं। अगर ये कहते हैं कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया गया, धर्म में हस्तक्षेप है, मैं पूछना चाहता हूं रहमानी जी से, कितने स्कूल, कितने यतीम खाने, कितने अस्पताल वक्फ ने बनाए? ये कानून तो 70 साल से है, आप उत्तर दीजिए। दूसरी बात, आप उस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर रहे जिसमें कहा गया मुस्लिम महिलाएं जो है वो परिपक्व नहीं होती है। आपका डिसेंट कहाँ है, दिखाइए। मुस्लिम महिलाओं का अपमान होता रहा, आपने कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी भाई बन के आए, ट्रिपल तलाक को अपराध बना दिया। यही फर्क है, इसीलिए मुसलमान देश का, जिसके आप ठेकेदार नहीं है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ खड़ा है। रहमानी साहब, 2 लाइन में आप जल्दी से जवाब दीजिए। राकेश सिन्हा जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ और फिर मैं राजकुमार भाटिया। देखिए, मैं एक सेंटेंस में एक तो गौरव भाटिया जी ने मेरे सवालात का जवाब नहीं दिया, जो मैंने इतने सारे सवाल आपसे किए था। आपने गौरव भाटिया जी की जानिब रेफर किया, मैं अभी दे दूंगा, मैं दे दूंगा। दूसरी बात, ये 70 साल की बात कर रहे हैं। हाँ मैं मानता हूँ, हाँ मैं मानता हूँ। मैंने पहले भी कहा है, पर पब्लिकली कहा है, मैं फिर कह रहा हूँ। 70 साल कितने अस्पताल बनाए? मैं भी दूंगा, मैंने तो जवाब ही दिए थे, लेकिन मैं फिर दे रहा हूँ। 70 साल से 1954 ऑनवर्ड राकेश सिन्हा जी ने बिल्कुल सही कहा कि वक्फ बोर्ड बनाए या ना बनाए, ये एक बड़ा डिबेटेबल इशू था। मौलाना अबुल कलाम आजाद भी शायद इस हक में नहीं थे उस जमाने में कि वक्फ बोर्ड बने या ना बने, ये डिबेटेबल था। और जब बन गया तो 54 से लेके अब तक दोनों हाथों से कांग्रेस की सरकारों ने वक्फ को लूटा, बर्बाद किया। कोई काम करने नहीं दिया, वो परिपक्व नहीं है। क्या आपके मानते हैं और मुस्लिम समाज जो है वो इसका स्वागत नहीं कर रहा, जो संशोधन हुआ है? आज जो बिल आया है, इस बिल ने लूट को वेरीफाई किया है। 70 साल कांग्रेस ने लूटा और बीजेपी ने कांग्रेस की, अरे लूटा तो आप जैसे लोगों ने वेरीफाई कर दिया है। लुटेरों को ही तो पकड़ने के लिए नहीं, हमने नहीं लूटा। कांग्रेस लूटा है, आएगी उसी भरोसे के साथ इस बिल को लेकर आगे बढ़ जाएं। अगर आपको भी लग रहा है तस्लीम रहमानी साहब की कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों तक वक्फ को लूटा है, तो ठीक है, उसको बीजेपी ठीक करने की कोशिश कर रही है। वही तो गृह मंत्री सदन के अंदर बता रहे थे कि उसको लूटने का अड्डा बना लिया गया, अब इसको ठीक किए जाने की वेरीफाई कर रही है। आपको लग रहा है कि वेरीफाई करने की कोशिश कर रही है, वेरीफाई कर रही है, ठीक है, ठीक नहीं कर रही है। राकेश सिन्हा जी, अब जल्दी से मैं आपकी टिप्पणी ले लेती हूं। देखिए, वो उनकी बातों पर भी आप जवाब दे दीजिए। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिल पास होने के बाद आरएसएस अब कैथोलिक चर्च की जमीन पर फोकस कर रही है। आरएसएस को अपना ध्यान ईसाइयों की ओर मोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। संविधान एकमात्र ढाल है जो ऐसे लोगों को हमलों से बचाता है और रक्षा करने का। वो आरएसएस पर भी हमला कर रहे हैं कि पहले तो मुसलमानों को आप लोगों ने देखा और आप लोगों की नजर अब कैथोलिक चर्च पर है। इसको और वो विस्तार दे रहे हैं राकेश सिन्हा जी, और उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर भी जवाब दीजिए। देखिए, एक समय पर तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स ये देश देखता रहा, और अब मौजूदा वक्त में क्या ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और इसी वजह से मुसलमानों को हाशिए पर रखा जा रहा है, जो आप लोगों के ऊपर भी आरोप लगते हैं। राकेश सिन्हा जी, देखिए, ये चित्रा जी, ये देश विमर्श का देश रहा है। बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम विमर्श करके ही आगे बढ़े, यही भारत की वैशिष्ट है।
उस विमर्श के देश में यदि अफवाहों के आधार पर हम काम करेंगे, रहमानी जी मेरे मित्र हैं, बहुत मेरी अच्छी दोस्ती है, हमारा आना जाना है, लेकिन रहमानी जी जो आज बोल रहे हैं वो मुझे आश्चर्य हो रहा है। मैं तथ्यात्मक 2 जवाब दूंगा, उतना ही काफ़ी है, इनकी दूध का दूध पानी का पानी देगा। केरल में 25,000 वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसमें सिर्फ 1,008 विवादास्पद है। कैसा विवादास्पद है कि मुनम्बम गांव को इन्होंने 400 एकड़ के गांव को क्लेम कर लिया, जो 2013 में राइट दी गई। 2013 के बाद ये क्रम शुरू हो गया। तमिलनाडु में तिरुचंद्रई गांव जो 480 एकड़ में है उसको क्लेम कर दिया। कलकत्ता के रॉयल क्लब को क्लेम कर दिया। जब आप सब पूरे इस सूरज के नीचे जितनी चीज़ें हैं आप आंख बंद करके क्लेम करेंगे, यूपीए सरकार ने वो राइट दे दिया था, तो विवादास्पद होगा। पूरे देश में 1.2 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है, जिसमें 8.5 लाख संपत्ति है। संपत्ति इसको मूल्य तो 1.2 लाख करोड़, 8.5 लाख संपत्ति है। उस संपत्ति में सिर्फ 25,000 ट्राइब्यूनल्स में है, 25 से 28,000 ट्राइब्यूनल में है। कहते सारा चीज ले लेंगे, सारा चीज हो जाएगा, इसलिए ये झूठ बोल रहे हैं। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें वक्फ के बारे में है, देखिए ये जो जम्मू कश्मीर की पार्टी बहुत परेशान हो रही है, उसका मैं कारण बता रहा हूँ। कल मैं गया था अनंतनाग जानते हैं कि टेररिज्म का अड्डा था। वहाँ उमा देवी यानी माँ पार्वती का एक मंदिर, 35 साल बाद वहाँ पहली बार पूजा हुई। हिंदू उस गांव में एक भी नहीं है, सबको भगा दिया गया। उस पूजा में पहली बार मुझे आश्चर्य हुआ, मैं तो कुछ डोनेशन दिया, वहाँ मुसलमानों ने कहा मोदी जी हमारे लिए भगवान हैं। उन्होंने जो किया, अपनी आर्थिक स्थिति का वर्णन किया, और मैं नाम ले रहा हूँ चित्रा जी, 1 सेकंड मुझे मौका दीजिएगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये देश के लिए बहुत बड़ी बात है कि उसमें वसीर अहमद ने 2100 रुपया उस मंदिर के निर्माण के लिए दान दिया, वो अनंतनाग में। मुश्ताक अहमद ने 1100 और शमसुद्दीन ने 50,000 दिया। कहा आपने जितना दिया उतना मैं दूंगा। यह मीडिया के सामने हो रहा है, इसलिए तिलमिला रहे हैं। राहुल गांधी जी के तिलमिलाहट का कारण बता रहा हूँ। हाँ। केरल के चर्च ने वक्फ के संशोधन का समर्थन कर दिया। बिल्कुल। ईसाइयों को लगने लगा है कि राहुल गांधी बरगला रहे थे, अब वो ईसाइयों के वोट बैंक के लिए चिंतित हैं। अपने माँ के धर्म के प्रति चिंता जाहिर करना अलग बात है, लेकिन देश को उस गलत रास्ते पर भटकाना, अफवाह फैलाना। एक जल्दी से राजकुमार भाटी जी का क्लोजिंग कमेंट मैं ले लेती हूँ। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि मामला सुप्रीम कोर्ट गया है और सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द कर देगा। इस भरोसे के पीछे की क्या वजह है राजकुमार भाटी जी? एक क्लोजिंग कमेंट जल्दी से, वक्त कम है। जिसे विड्रॉ कर लिया आर्टिकल, वो भी बता देते। भरोसे की वजह केवल ये है जी, भरोसे की वजह ये है कि ये बिल गैर संवैधानिक है। ये संविधान के कई अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है। ये हमारा संविधान जो धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता हर समुदाय को देता है, ये उसमें हस्तक्षेप करता है। इसलिए हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में रिजेक्ट हो जाएगा, और नहीं होगा तो इसे लेकर हम जनता की अदालत में जाएंगे। और ये जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र लगातार आज ये कह रहे हैं कि हमने मुस्लिम हितों के लिए लेकर आए हैं, मुसलमान बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, बेवाओं के लिए कोई मदद नहीं हो पा रही। अभी 8-10 महीने पहले तक तो लोकसभा चुनाव तक तो ये लगातार ये आरोप लगा रहे थे कि मुसलमानों का तुष्टीकरण किया जा रहा है, मुसलमानों के लिए बहुत काम किया जा रहा है, मुसलमानों को ज़्यादा दिया जा रहा है, संपत्ति दी। आज कह रहे हैं कुछ नहीं दिया गया। ये तो खुद देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि अगर हम हार गए तो मुसलमान तुम्हारी भैंसें छीन लेंगे, तुम्हारे कमरे छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, बेटियों को उठा ले जाएंगे, इनका बहिष्कार करो। दुकानों पर तख्ती लगवा रहे थे। ये रातों रात मुसलमानों के प्रति जो प्रेम उत्पन्न हुआ है बीजेपी में, ये संदेह के घेरे में है। ठीक है, ऐसा रातों रात कैसे? इससे हमें लगता है कि इनकी नजर मुस्लिम कल्याण पे नहीं है, वक्फ की प्रॉपर्टी पर। अब वक्त की प्रॉपर्टी पर क्या सरकार की नजर है या फिर जिसकी नजर है उससे बचाने की एक कोशिश है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आगे आने वाले वक्त में मिलेगा। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद हमारे साथ एबीपी न्यूज में महादंगल का हिस्सा बनने के लिए। अगर कोई वक्फ कानून से सहमत नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का पूरा हक है, लेकिन कानून के नाम पर अभी देखा जा रहा है कि कुछ लोग आम लोगों को, आम आदमी को भड़काने के काम में लग गए हैं। उन्हें भड़काने का कतई हक नहीं। वक्फ कानून को लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुस्लिम समुदाय के लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनकी मस्जिद छीन ली जाएगी, कब्रिस्तान छिन जाएगी। 5 साल पहले आपको याद होगा नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए के खिलाफ भी इसी तरह लोगों को भड़काया गया था, जिसकी वजह से देश के कई राज्यों में जबरदस्त प्रदर्शन हुए थे, कई जगहों में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। उस वक्त लोगों को बताया गया था कि नागरिकता संशोधन कानून के लागू होने से मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी, लेकिन इस कानून को लागू हुए 1 साल से ज्यादा समय बीत चुका है।
अभी तक नागरिकता छीनने की एक भी घटना, एक भी खबर सामने नहीं आई है। जहां तक बात वक्फ अमेंडमेंट एक्ट की है तो इस पर काफी व्यापक चर्चा हुई है। पहले बिल को लेकर पिछले साल अगस्त में संसद में पेश किया गया। विरोध होने के बाद संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी का गठन किया गया, जिसमें पक्ष और विपक्ष के 30 से ज्यादा सांसद शामिल थे। जेपीसी ने करीब 6 महीने तक चर्चा और सलाह के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद संसद में बिल को पेश किया गया। बिल पर चर्चा के दौरान लोकसभा के 61 और राज्यसभा के 46 यानी कुल मिलाकर 107 सांसदों ने अपनी बात सदन में रखी। संसद के दोनों सदनों को मिलाकर 24 घंटे से ज्यादा इस बिल पर चर्चा की गई। उसके बाद यह बिल पास हुआ है। यानी जल्दबाजी में और बिना सलाह के कानून बनाने का आरोप ठीक नहीं है। कानूनी तौर पर बिल का विरोध करने में कुछ भी गलत नहीं, लेकिन वक्फ कानून के विरोध के नाम पर लोगों को भड़काने का काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे देश का माहौल खराब होता है। अब जो 11 याचिकाएं देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंची हैं, उस पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की क्या आती है टिप्पणी, इस पर बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर।